नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एलियंस, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानेंगे, बुध ग्रह है, बुध ग्रह पर अरोरा की घटना हुई है तो इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आईएसए, उसका विस्तार जो पैसिफिक आइलैंड है यानी कि जो प्रशांत महासागर में द्वीप समूह है, जो नेशन है, उस तरफ इसका विस्तार हो रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ दिया है, बुध पर अरोरा की घटना के बारे में दिया है। तो यहाँ पर देखिए, सोलर सिस्टम में जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है मरकरी यानी बुध है। फिर उसके बाद मंगल ग्रह है, फिर तीसरे स्थान पर आता है अपना पृथ्वी अर्थ, जिस पर एकमात्र जो सौरमंडल का एक ग्रह है जिस पर जीवन है। तो आइए जानेंगे ईएसए और जाक्सा। ईएसए मतलब कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जो जाक्सा है जो जापान की स्पेस एजेंसी है। ईएसए यानी यूरोपीय महाद्वीप की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी। इसका एक मिशन है, मिशन का नाम है बेपी कोलंबो। मिशन का नाम है बेपी कोलंबो। इन्होंने बुध के बारे में एक रिसर्च किया है। बुध पर इनका जो अंतरिक्ष यान है उसका अवलोकन किया है। तो अवलोकन करने से यह पता चला है कि जो बुध ग्रह है, यहाँ पर देखिए जो बुध ग्रह है उस पर अरोरा की घटना देखने को मिली है, वहाँ पर अरोरा की घटना देखने को मिली है। तो अरोरा की घटना होती क्या है, बुध पर सौरमंडल, सौर वायु के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सूर्य से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बुध ग्रह पर जाते हैं। बुध ग्रह की सतह पर जैसे ही टकराते हैं, बुध ग्रह की सतह पर जैसे ही टकराना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही एक रोशनी स्टार्ट होती है, एक रोशनी उत्पन्न होती है। उस रोशनी को बोला जाता है अरोरा, उस रोशनी को अरोरा कहते हैं। ये जो बेपी कोलंबो मिशन है, इस मिशन के तहत जो बुध है, बुध का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। वहीं अरोरा के बारे में और भी कुछ जानकारी लें। ये पृथ्वी का अरोरा है। यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी के, खासकर पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी अंटार्कटिका और आर्कटिक और अंटार्कटिका में ही ये घटना पृथ्वी पर देखने को मिलती है, जो अरोरा की घटना है। इसमें एक प्राकृतिक प्रकाश का प्रदर्शन होता है यानी रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें होता क्या है कि आर्कटिक, ये खास करके जो आर्कटिक और उसके बाद अंटार्कटिका का जो सर्किल है, उसी सर्किल के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, सूर्य के जो आवेशित कण होते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर ये सन है, सूर्य से निकलने वाले आवेशित यानी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो पार्टिकल्स कण रहते हैं, उस कण से जैसे ही ये टकराना शुरू करते हैं तो एक प्रकाश उत्पन्न होता है, काफ़ी चमकीला होता है। वो प्रकाश काफ़ी चमकीला होता है, जिसे ध्रुवीय रोशनी के नाम से जाना जाता है, या फिर इस घटना को भी अरोरा बोलते हैं। इस घटना को अरोरा बोलते हैं। अरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है। वहीं जो उत्तरी नॉर्थ पोल में, यानी कि नॉर्थ पोल में उत्तरी हिमिस्फीयर्स में अगर ये घटना होती है तो उसे नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी पर। वहीं जो साउथ पोल की तरफ ये घटना होती है तो इसे सदर्न यानी सदर्न लाइट्स के रूप में जाना जाता है। ये थी अरोरा के बारे में। आगे बढ़ेंगे, आगे हीट इंडेक्स के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, इन्होंने हाल ही में एक प्रायोगिक तौर पर हीट इंडेक्स पेश किया है। हीट इंडेक्स को पेश यानी जारी किया है। यह हीट इंडेक्स करेगा क्या, इस हीट इंडेक्स का मतलब, ये इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही है कि जो भारत का उन क्षेत्रों का जो सामान्य तापमान है उसका जो प्रदर्शन है, मार्गदर्शन है, उसका मार्गदर्शन करेगा। जैसे कि इसके हीट इंडेक्स को इसलिए डिजाइन किया गया है कि भारत के जिस क्षेत्र में मतलब गर्मी या तापमान महसूस होता है, तापमान महसूस किया जाता है, मतलब कि आम व्यक्ति को इतना तापमान लगना शुरू कर देता है कि वो महसूस करता है कि आज बहुत गर्मी है। जैसे कि गर्मी के साथ साथ आर्द्रता भी हो, अगर किसी क्षेत्र विशेष में गर्मी के साथ साथ आर्द्रता हो तो वहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उमस भी बढ़ जाती है। तो उस क्षेत्र की पहचान करने के लिए हीट इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है। ये हीट इंडेक्स किस इक्वेशन, किस समीकरण पर काम करता है,
इस हीट इंडेक्स जो है यानी कि तापमान सूचकांक, इसकी जो गणना है उसकी गणना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का जो राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग है और जो उसका राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन है उसके द्वारा जिस इक्वेशन का तापमान चेक करने के लिए जिस इक्वेशन यानी जिस समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसी समीकरण का इस्तेमाल करके हीट इंडेक्स जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा इसे जारी किया जाएगा। और इसे कुछ कलर कोड दिए गए हैं, इससे कुछ कलर कोड यानी कि रंगों का कोड दिया गया है कि कितने कितने टेम्परेचर के लिए इसका कलर कोड कितना रखा गया है। इसे एक आसान भाषा में समझने के लिए या आसान भाषा में वर्गीकृत डिफाइन करने के लिए कलर कोड किया गया है। अगर ग्रीन कलर है, ग्रीन यानी हरा कलर अगर दिया जाता है तो यह अगर ताप सूचकांक यदि 35 डिग्री से अगर तापमान कम रहता है, नीचे रहता है, अगर तापमान 35 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड से नीचे रहता है तो उसे हरा कोड दिया जाता है। और वहीं अगर ये तापमान सूचकांक के अंदर 36 से 45 डिग्री टेम्परेचर की सीमा में रहता है तो उसे पीला येलो दिया जाता है। फिर उसके बाद यदि तापमान 46 डिग्री से 55 डिग्री की सीमा के अंतर्गत रहता है यानी उसके बीच में रहता है तो इसे नारंगी कलर का कलर कोड दिया जाता है। वहीं सबसे टॉप पर जो 55 डिग्री टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा, जो 55 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर किसी क्षेत्र विशेष का टेम्परेचर रहता है तो इस हीट इंडेक्स में उसे रेड कलर्स यानी लाल कलर का जो प्रायोगिक कलर कोड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, भारतीय गेहूं बोर्ड के बारे में दिया है। तो भारत का जो गेहूं बोर्ड है इस बनाने की प्रस्ताव रखा गया है। तो ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ध्यान रखिएगा, भारत तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इसके अनाज के विशेषज्ञ, इसके जो अनाज के विशेषज्ञ थे, ये बढ़ती आबादी के लिए जो गेहूं के माध्यम से जो खाद्य और पोषण सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक संगठन जिसका नाम है हीट बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना का प्रस्ताव दिए हैं। यानी कि भारत का गेहूं बोर्ड, हीट बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रस्ताव दिए हैं। ये अनाज विशेषज्ञ हैं किसके, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के। ये दोनों 2 दिवसीय असम का, भारत में असम राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी में 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। 2 दिवसीय सम्मेलन में एक मिलिंग और बेकिंग तकनीकी सम्मेलन था। उस सम्मेलन में तीनों देशों के जो एक्सपर्ट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। यह कार्यक्रम 30 साल जो पुराना है, यह कार्यक्रम 30 साल जो पुराना गैर लाभकारी संगठन यानी कि वीट प्रोडक्शन प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया था असम के गुवाहाटी में। असम भारत का एक राज्य है। इसकी जो भारतीय गेहूं बोर्ड है यानी कि वीट बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारत में जो बहुत बड़े लेवल पर जो उसका प्रोडक्शन है, भंडारण है, प्रसंस्करण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कोई चीज़ राज्य के है, कोई चीज़ केंद्र के ऊपर से, तो इसमें बताया जरूरत ये पड़ी है कि जो केंद्र और राज्य है दोनों मिलकर इसका जो प्रोडक्शन, भंडारण और प्रसंस्करण को मैनेज करेंगे और गेहूं के उत्पादन और प्रसंस्करण को भी मॉडर्नाइज बनाएंगे, आधुनिक बनाया जाएगा। गेहूं का उत्पादन को मतलब अच्छी तकनीकी, फिर उसमें बायो फोर्टिफाइड गेहूं पैदा किया जाएगा। बायो फोर्टिफाइड्स मतलब ये होता है कि अगर किसी गेहूं में अगर उसमें खनिज और विटामिन मिला दिए जाते हैं, खनिज और विटामिन के जो पोषक तत्व हैं वो मिला दिए जाते हैं तो वह गेहूं फोर्टिफाइड हो जाता है, बायो फोर्टिफाइड हो जाता है। ये जब पैदा होगा तो इसकी जो गेहूँ होगा ये पोषक तत्व और विटामिन और खनिजों से भरपूर होगा। जिस क्षेत्र में, जिस आबादी के पास डिफिशियंसी है खनिज और पोषक तत्व की, उसे पूरा करने के लिए सिर्फ अनाज ही काफ़ी होगा। तो गेहूं का प्रसंस्करण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग मतलब होता है गेहूं से जैसे कि ब्रेड बनाना, टोस्ट बनाना, ये सब प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो उसे भी एक आधुनिक तरीके से कैसे किया जा सके कि उसमें जो विटामिन और मिनरल्स है वो उसमें आ सके आसानी से। तो और गेहूं के बारे में जानेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स, ये जो अनाज खाद्य फसल है ये दूसरा है। भारत में दूसरे स्थान पर गेहूं का स्थान आता है। पूरे भारत भर में आफ्टर राइस यानी जो चावल है उसके बाद भारत का नंबर 1 पर जो भारत में खाद्य फसल है वो है चावल। दूसरे स्थान पर गेहूं का स्थान आता है। ये खास करके कंज्यूम और उत्पादन किया जाता है भारत का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। यानी कि यहाँ पर देखिए भारत का जो उत्तर और उत्तर पश्चिम एरिया है उस एरिया में इसे कंज्यूम भी किया जाता है, इसे खाया भी जाता है, इसे उत्पादन भी किया जाता है।
भारत का जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाका है उस क्षेत्र में। और इसके टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले तो ये रबी की फसल है, गेहूं एक रबी की फसल है। इसकी बुआई होती है, जो विंटर सीजन है, ठंडी के समय में इसकी बुआई होती है। जब इसकी बुआई की जाती है तो इसे 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता करती है इसे बुआई करने के लिए, इसे ग्रो करने के लिए। प्लस उसके बाद जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है गेहूं का, मतलब इसकी कटाई का जब समय आता है, तो उसे करीब 21 डिग्री टेम्परेचर से 26 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि 21 डिग्री से 26 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ ब्राइट सनलाइट यानी कि चमकीले धूप की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर रेनफॉल टेम्परेचर वर्षा की बात करें तो अराउंड लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि इतनी वर्षा की ज़रूरत पड़ती है गेहूं के उत्पादन के लिए। अगर सॉइल टाइप्स की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी में वेल ड्रेन्ड, मतलब कि जो फर्टिलाइज मिट्टी, दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी होती है, प्लस उसके बाद ब्लैक सॉइल्स, जो ब्लैक सॉइल यानी जो काली मृदा होती है दक्कन रीजन में, वहाँ भी इसका प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है गेहूं का। हाँ, और भारत के अंतर्गत टॉप विट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। दूसरे स्थान पर पंजाब है, और उसके बाद तीसरे स्थान पर हरियाणा का स्थान आ गया, ध्यान रखिएगा। चौथा स्थान है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का, प्लस उसके बाद आता है राजस्थान का स्थान आ जाएगा 5वां, फिर उसके बाद 6ठा में बिहार आ जाएगा, 7वें में गुजरात आ जाएगा। तो ये क्रम है इसका, जो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन। टॉप 3 को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद पंजाब, तीसरा हरियाणा आ गया, मध्य प्रदेश था उसको बैक कर दिया है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भारत गेहूं का वर्ल्ड में सेकेंड प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान गेहूं का उत्पादन कौन करता है? चाइना नंबर 1 है गेहूं के उत्पादन में। दूसरे स्थान पर इंडिया का स्थान आता है। वही भारत का पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें, टोटल दुनिया में अगर जितना भी प्रोडक्शन यानी 100% जो प्रोडक्शन होता है गेहूं का, उसमें जो 13.5% की हिस्सेदारी है, इसमें केवल इंडिया की 13.5% की हिस्सेदारी है टोटल उसमें प्रोडक्शन में। वहीं भारत अपना जो प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में कितना परसेंट गेहूं का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, तो भारत, ध्यान रखिएगा, भारत केवल 1% ही पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट यानी कि गेहूं का जो पूरी दुनिया में निर्यात होता है, भारत का उसमें जो हिस्सेदारी है केवल 1% है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई गेहूं निर्यात करता है तो सबसे ज़्यादा गेहूं निर्यात करता है रसिया, ध्यान रखिएगा। रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का निर्यात करता है यानी बेचता है, नंबर 1 प्रोड्यूसर से। लगभग 20% गेहूं का जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो रसिया का है। तो ये था गेहूं के बारे में। आगे बढ़ेंगे। सोलर स्टार सी पहल है, ये ISA की पहल है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक गठबंधन है। गठबंधन इंडिया और फ्रांस के बीच में है। तो इसी के द्वारा जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई है जिसका नाम है सोलर स्टार सी पहल। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत का क्षेत्र और भारत से जो दूर जो द्वीपीय प्रशांत महासागर में, यहाँ पर देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय आइलैंड नेशन है, इन नेशन में जो सोलर अलायंस है इसके तहत इसको अटैच करना, मतलब अपने अंदर इससे विस्तार करना इसका, इससे भी जो सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जी है उसमें भी इसे भी भागीदार बनाना, और जो सोलर ऊर्जा है उसको प्रमोट करना और भी देशों को शामिल करना, इसका उद्देश्य है। जो सोलर स्टार सी पहल है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो चाइना का जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में जो चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया प्रशांत महासागर में अपना जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके तहत भारत धीरे धीरे बढ़ रहा है पैसिफिक ओशन की तरफ। इसमें क्वाड देशों को भी शामिल किया गया है। क्वाड देशों में क्वाड एक 4 देशों का संगठन है जिसमें कौन कौन सा देश शामिल है? इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन सीधे पूछ देगा। तो आइए जानते हैं स्टार सी इनिशिएटिव के बारे में। स्टार सी मतलब ISA की पहल है यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल है।
इसका जो फुल फॉर्म होगा इसका होगा सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्सेज सेंटर्स, स्टार सी। सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्सेज सेंटर्स, ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसका ये एक जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका जितने भी पहल है उसमें से एक पहल इसकी ये है। इसका उद्देश्य यही है कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग, जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी से संबंधित उसकी ट्रेनिंग देना और संबंधित देशों को, जो भी सदस्य देश इसके हैं, प्लस उसके बाद जो उद्योग क्षेत्र है सोलर सिस्टम के क्षेत्र में उसको प्रमोट करना, प्लस उसके बाद जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसे भी इस्टेब्लिश करना, प्लस जो रिसर्च सोलर सिस्टम के संबंध में जितने भी रिसर्च सेंटर है उसे इस्टेब्लिश करना है। इसका उद्देश्य जो स्टार सी इनिशिएटिव है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल है जो भारत और फ्रांस के गठबंधन में है। तो और भी इसके कुछ पहल के बारे में जाने, जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहल है। इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस यानी ITEC, ये एक स्कीम है, ये भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा भी स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य जो स्कीम है कि ट्रेनिंग टू मास्टर ट्रेनिंग, मतलब कि सोलर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो मास्टर ट्रेनिंग है उसे प्रोवाइड कराना, और उसके बाद जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो सपना है उसे साकार करना। ये भारत का कोट है, कोटेशन भारत द्वारा दिया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड भारत के PM मोदी द्वारा इसे दिया गया है इस शब्द को। अबाउट ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानेंगे। तो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ये भारत और फ्रांस के बीच में गठबंधन है, ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में गठबंधन है। इसे 2015 में पेरिस में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर्स है, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका गुरुग्राम, ध्यान रखिएगा। भारत का एक राज्य है हरियाणा, हरियाणा राज्य के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर्स है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेड क्वार्टर्स भारत के अंदर है। भारत का जो हरियाणा राज्य है उसका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है ये अलायंस है। इसमें लगभग 120 देशों ने साइन कर लिया है, 120 देश ने इसमें अंदर शामिल कर लिए। वो देश कौन कहाँ के हैं उसको फिगर में एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें दिया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी भी कंट्री आती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी भी कंट्री आती है, चाहे पूर्ण रूप से इसमें कंट्री आ जाए चाहे आंशिक रूप से कंट्री आ जाए, इन सभी कंट्री को इसमें, देशों को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये था उसमें उसके बारे में जो इनिशिएटिव है इसका। तो और भी इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो उद्देश्य है, अलायंस का नेचर, प्रकृति इसकी कैसे, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यानी अंतर सरकारी संगठन है। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य इसका यही है कि जो सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करना, जो सूर्य ऊर्जा होती है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देना, जो फॉसिल फ्यूल हैं यानी कि जो जैव ईंधन है उसको रिड्यूस करना, धीरे धीरे कम करना है। जैव ईंधन पर जो निर्भरता है अन्य देशों की, दुनिया की, उसे कम करना, क्योंकि जैव ईंधन की जो कंज्यूमर है उसके उपभोग के कारण ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तापमान का उत्सर्जन। ये था उसके बारे में, इस पहल के बारे में। इसमें जो मेंबर कंट्री है आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, चाहे आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से। तो आज के लिए इतना ही है। मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।